हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट की बात करें, तुम सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। बट अगर हम बात करें बजट की, बजट होता क्या है, क्यों गवर्नमेंट उसको प्रिपेयर करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बजट प्रिपेयर करने के, उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइज, आज स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास और देखते हैं बजट होता क्या है। अब बजट इज अ डॉक्यूमेंट। बजट क्या है? एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो क्या कंटेन करता है, कंटेनिंग डिटेल्ड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फिस्कल ईयर। तो बजट क्या होता है? एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेंशन होता है, डिटेल में मेंशन होता है कि क्या प्रोग्राम, क्या पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी अपकमिंग फिस्कल ईयर में। अब भाई, ये फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर क्या होता है गाइज? हमारा एक अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर होता है जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, एनुअल ईयर होता है। अब बजट तो हमने देख लिया भाई, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल में मेंशन होता है कि क्या प्रोग्राम, क्या पॉलिसी जो है गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी अपकमिंग फिस्कल ईयर में। बट गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। ये तो हमें भाई ऊपर ही क्लियर हो गया, फिस्कल ईयर है, ऑब्वियस सी बात है एनुअल ही होगा, है ना। 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चल रहा है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक तरीके की एनुअल स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब भाई फिस्कल ईयर तो ऑलरेडी मैंने बता दिया 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है, एनुअल होता है हमारा। बट गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एक तरीके के एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम आइटम वाइज नोट करते हैं कि यहाँ से मेरे पास रिसीट्स आएंगी और यहाँ पर मेरे को एक्सपेंडिचर करना है। अब जो वैल्यू होती है ना, जो वैल्यूज हम मेंशन करते हैं आइटम वाइज, वो एस्टिमेटेड होती हैं। कैसी वैल्यूज होती है? एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। मतलब मानकर चलते हैं भाई, इस प्रोग्राम को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो इतना एस्टिमेट लगाकर चलते हैं कि भाई इतना खर्चा हो जाएगा, ठीक है, कि भाई टैक्सेस से इतना कलेक्शन होगा, ठीक है। अब टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एस्टिमेशन गवर्नमेंट लगाकर चलती है कि भाई यहाँ से इतना इतना रिसीट्स आएगा और यहाँ पर मेरे को इतना इतना एक्सपेंडिचर करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम रियल लाइफ में देखें, फॉर एग्जांपल मेरे को एक ट्रिप प्लान करनी है, तो एक ट्रिप प्लान करनी है तो मैं क्या देखूंगी भाई, मेरे पास मनी कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं एस्टिमेशन लगाऊंगी भाई कि अगर मैं होटल बुक करूंगी तो उसके कितने पैसे लगेंगे, टिकट के कितने पैसे लगेंगे, खाने पीने में कितने पैसे लग जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं पैसे लेकर जाऊंगी। अब एक्चुअल में कितने पैसे लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ट्रिप पर जाऊंगी तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर भी हम एस्टिमेशन लगाकर चलते हैं, आइटम वाइज नोट कर लेते हैं भाई यहाँ से इतनी इनकम आ रही है, यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आइटम वाइज हम एस्टिमेटेड वैल्यू लिख लेते हैं। अब एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितनी इनकम रिसीट्स आएंगी, वो तो एक्चुअल में जब होगा जब पता चलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एक तरीके के एनुअल स्टेटमेंट जिसमें हम आइटम वाइज नोट करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू नोट करते हैं कि कहाँ कहाँ से रिसीट्स आएंगे और कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर हम करेंगे, ताकि जो गवर्नमेंट ने प्रिपेयर करी है प्रोग्राम एंड पॉलिसीज वो अच्छे से फुलफिल हो सके और जो भी ऑब्जेक्टिव है इसके बिहाइंड कि प्रोग्राम और पॉलिसी क्यों इंप्लीमेंट करें, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके, अचीव हो सके गवर्नमेंट के। अब तुम्हें पता है भाई, इंडिया में गवर्नमेंट जो वो 3 लेवल पर चलती है। एक तो सेंट्रल लेवल पर होती है, एक स्टेट लेवल पर होती है, एक लोकल लेवल पर होती है। तो बजट जो है वो हमारा 3 लेवल पर ही बनता है। बजट प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पर बजट प्रिपेयर होता है। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है, जिसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। यूनियन बजट क्यों बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्या इकोनॉमी एज अ होल, हम पूरी इकोनॉमी के लिए एक बजट तैयार करें तो इसलिए हम यूनियन बजट उसको बोलते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी बजट प्रिपेयर करती है और लोकल गवर्नमेंट भी बजट प्रिपेयर करती है। मतलब हर लेवल पर क्या होगा, बजट प्रिपेयर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल, अगर बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट प्रिपेयर कर दिया, बना दिया उसने बजट की ये प्रोग्राम, ये पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करेंगे, इसके बिहाइंड ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है स्टेट को भी अपना बजट बनाना पड़ेगा। अब स्टेट अपना अपना बजट बनाएंगे, 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारी। तो स्टेट जो है अपना अपना बजट बनाएंगी कि भाई राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के लिए बजट बनाया, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के लिए बजट बनाया, ठीक है, असम की गवर्नमेंट ने असम के लिए बजट बनाया। तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपने अपने स्टेट के लिए बजट बनाएगी और ध्यान में रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को भी, क्योंकि वो भी फुलफिल होने चाहिए। तो अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की, तो अर्बन एरियाज में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, रूरल एरियाज में पंचायती सिस्टम हो गया, तो ये भी अपना अपना बजट प्रिपेयर करते हैं ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो फुलफिल हो सके। ऑब्वियस सी बात है, एक बजट बना दिया बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए छोटे छोटे और प्लान भी बनाने पड़ेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब तुम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, एक तो तुम होल प्लान बनाते हो कि भाई इतने चैप्टर्स मेरे को कवर करने हैं, और फिर तुम उसके सब प्लान्स भी तो बनाते हो कि भाई एक दिन में इतने चैप्टर कंप्लीट करने, इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने। तो सेम इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई गवर्नमेंट ने फुल फ्लैश एक
बजट प्रिपेयर कर दिया कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है, ये पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसको ध्यान में रखते हुए और अपनी स्टेट्स की नीड्स को, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करेगी। देन अगर बात करें लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट भी अपना बजट प्रिपेयर करेगी, ठीक है, और ध्यान में रखेगी भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं। और ऑब्वियस ही बात है, जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर पीपल आते होंगे उनकी नीड को लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर कर देती है अपना फुल फ्लैश बजट, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट भी अपना अपना बजट प्रिपेयर करते हैं ताकि जो गवर्नमेंट ने सेट करे थे ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो सके, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि बजट का ये नहीं है कि बजट प्रिपेयर कर दिया और सीधा इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं, इसको पहले क्या करा जाएगा, अप्रूव करा जाएगा। किससे अप्रूव करा जाएगा? बजट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। कौन अप्रूव करेगा इसको? पार्लियामेंट, बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। कि भाई इंप्लीमेंट करने से पहले इसको कौन देखेगा? पार्लियामेंट देखेगा। सबसे पहले पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया जाएगा और पार्लियामेंट जब उसको अप्रूवल दे देगा देन उसके बाद वो इंप्लीमेंट करा जाएगा। तो अगर बात करें प्रीवियस ईयर जो हमारा बजट आया था 2021 और 22 के लिए, ठीक है, तो फैब में बेसिकली वो उसको प्रेजेंट कर दिया गया था पार्लियामेंट में, एंड देन उसका अप्रूवल के बाद जो है हमारा 1 अप्रैल 2021 से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब हमारा बजट आएगा, अपकमिंग बजट जो आएगा वो हमारा फैब में आई थिंक प्रेजेंट कर दिया जाएगा पार्लियामेंट में, और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो है हमारा इम्प्लीमेंट होगा वो बजट, ठीक है। तो अगर बात करें प्रीवियस ईयर का जो बजट है बेसिकली उसकी जो समरी है बजट एट अ ग्लांस, वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तुम उसको देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा भाई बजट कैसे प्रिपेयर करा जाता है। बेसिकली समरी है वो बजट की जो हमारा प्रीवियस ईयर आया था 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, उसको तुम देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा भाई कैसे बजट प्रिपेयर होता है, कैसे आइटम वाइज जो रिसीट्स रिकॉर्ड होती है, कैसे आइटम वाइज एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है, तो वो तुम देख सकते हो, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, ये तो हमने देख लिया बजट होता क्या है, ठीक है, पहले उसको अप्रूवल कराना पड़ता है पार्लियामेंट से इंप्लीमेंट करने से पहले, ठीक है, और 3 लेवल पर बनता है बेसिकली। अब जो हम पढ़ेंगे वो यूनियन बजट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को देखेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव, किसी ना किसी मोटिव के लिए तो प्रिपेयर कर रही है बजट। भाई तुम भी अपना स्टडी प्लान जब बनाते हो तो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए तो बनाते हो कि ये टॉपिक्स कंप्लीट करने, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मार्क्स अचीव करने हैं टेस्ट में या पेपर में, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव होगा कुछ ना कुछ, तो गवर्नमेंट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव तो होता है सोशल का वेलफेयर करना, पीपल का वेलफेयर करना। बट डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसीज के थ्रू क्या करती है, उसको अचीव करती है। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है उसको रीअलोकेट करना, अलोकेशन करना है कि भाई किस सेक्टर पर कितने कितने मनी लगाए जाए, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कितने कितने रिसोर्सेज लगाए जाए। अब कैसे गवर्नमेंट के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एक तो होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, बट मेन गवर्नमेंट का जो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है? पब्लिक का वेलफेयर करना, पीपल का वेलफेयर करना, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, कैसे अचीव होगा? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू होगा। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो कैसे हम रीअलोकेट करेंगे अपने रिसोर्सेज को? टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज, कि गवर्नमेंट अगर चाहती है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर देगी? टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगी। टैक्स कंसेशन का मतलब टैक्स को कम कर देगी, ठीक है, टैक्स कंसेशन प्रोवाइड कर देगी, या सब्सिडीज दे देगी ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मोटिवेट हो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। वैसी बात है कि जब टैक्स कम लगेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर की कम हो जाएगी और वो एनकरेज होंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है, एनकरेज करना चाहती है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, भाई इन्वेस्टमेंट जो हो वो इंक्रीज हो, तो प्रोड्यूसर को क्या देगी? टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज देगी। फॉर एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि खादी के प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो, खादी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोड्यूसर को टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगी कि अगर वो खादी का प्रोडक्शन करेंगे तो उनको टैक्स कंसेशन मिलेगा, सब्सिडीज मिलेगी। अब जो प्रोड्यूसर होंगे वो क्या होंगे? एनकरेज होंगे कि वो खादी का प्रोडक्शन करने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, खादी का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बट अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन डिक्रीज हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लीकर हो गया, सिगरेट हो गया, अब गवर्नमेंट चाहती है इनका प्रोडक्शन डिक्रीज हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोड्यूसर पर हैवी टैक्सेस इंपोज कर देगी, ठीक है। अब हैवी टैक्सेस लगेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोड्यूसर क्या करेंगे? उसका प्रोडक्शन कम कर देंगे। कि अगर भाई गवर्नमेंट चाहती है कि भाई प्रोडक्शन डिक्रीज हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हैवी टैक्सेस इंपोज कर देगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है भाई प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज दे देगी। अगर मान लो कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री जो है
प्राइवेट सेक्टर जो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है खादी का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो गवर्नमेंट चाहती है जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली खुद ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। तो डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कि अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है और गवर्नमेंट को पता है कि भाई इससे सोशल का वेलफेयर होना है, तो गवर्नमेंट खुद से ही उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। बट गवर्नमेंट जो है सबसे पहले क्या करती है, टैक्स कंसेशन सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। वो चाहती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है प्रोडक्शन करें उस चीज़ का जो गवर्नमेंट चाहती है, बट अगर नहीं कोई इंटरेस्टेड होता तो गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद ही उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लेती है। क्लियर हो गया होगा किस तरीके से गवर्नमेंट जो है रीअलोकेशन करती है रिसोर्सेज का, ठीक है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज है उसको रीअलोकेट करती है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है इनकम एंड वेल्थ की। अगर हम बात करें कि भाई रिच जो है वो और रिच होते जा रहे हैं, पुअर जो है वो और पुअर होते जा रहे हैं, तो जो ये इनइक्वालिटी है रिच और पुअर के बीच में, क्योंकि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, तो अब इसको कम कैसे करा जाए, इस गैप को कम कैसे करा जाए। अब इक्वल तो रिच और पुअर बिल्कुल भी नहीं आ सकते, बट हाँ इस गैप को जरूर कम किया जा सकता है। इस गैप को कम कैसे करेगी गवर्नमेंट, कि रिच पर जो है हैवी टैक्सेस इंपोज कर देगी, और जो भी टैक्सेस के थ्रू क्या आएगी, इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे को क्या करेगी, पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो। तुमने देखा होगा राशन की फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं ना, फ्री में राशन प्रोवाइड कर देती है पुअर पीपल को, ठीक है। तो कैसे होगा, इम्पोज करेगी टैक्स ऑन रिच पर, ठीक है, टैक्सेस इंपोज कर देगी रिच पर, वहां से जो इनकम आएगी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको स्पेंड करेगी मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर, पुअर पर स्पेंड करेगी ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो, और जो गैप है रिच और पुअर के बीच में इसको कम किया जा सके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इकोनॉमी स्टेबल रहे, कि प्राइस में फ्लक्चुएशन आए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो चलता है, बट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन ना आए इकोनॉमी में, क्योंकि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन आई तो इकोनॉमी जो है स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो अब इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के बारे में तो ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, उसका लिंक जो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से तुम देख सकते हो। इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है कि जब जनरल प्राइस लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाते हैं तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब आती है, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई। अब भाई क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, अब इस सिचुएशन में सप्लायर क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, वो प्राइस को बढ़ा देता है, प्राइस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाती है। अब इस सिचुएशन में थ्रू बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर आती है उसको देख लेते हैं, कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर क्या करती है, सरप्लस बजटरी पॉलिसी को फॉलो करती है। सरप्लस बजटरी पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर अपना एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर को कम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब लोगों की इनकम रिड्यूस होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो डिमांड भी कम करेंगे, तो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी, मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ऑन एक्सपेंडिचर, कि जो भी मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट जो है खर्च कर रही थी, ठीक है, एक्सपेंडिचर कर रही थी, अब गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो लोगों की इनकम भी कम होगी, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इकोनॉमी में वो भी कम हो गया, तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और इक्वल आ जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के, तो इकोनॉमी स्टेबल में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम सरप्लस बजटरी पॉलिसी अपनाते हैं। सरप्लस बजटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है और रिवेन्यू जो है ग्रेटर देन रहता है यहाँ पर एक्सपेंडिचर से, इसलिए हम इसको सरप्लस बजटरी पॉलिसी बोल रहे हैं। देन बात करें डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन के सिचुएशन का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूसली जो है जनरल प्राइस लेवल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब ये सिचुएशन कब आते हैं, जब एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन हो एग्रीगेट डिमांड से। अब यहाँ पर क्या है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, अब सप्लायर का प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहा तो सप्लायर क्या करेगा, प्राइस को कम करता जाएगा ताकि लोग जो है उसको खरीदे। अब कॉन्टिन्यूसली जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्लेशन की सिचुएशन आएगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करते हैं, डेफिशिएट बजटरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अब डेफिशिएट बजटरी पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और यहाँ पर रेवेन्यू हमारा कम रह जाता है, एक्सपेंडिचर मोर देन हो जाता है रेवेन्यू से, इसलिए हम इसको डेफिशिएट बजटरी पॉलिसी बोल रहे हैं। कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाती है, कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम जाएगी लोगों के पास, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाएगी, इकोनॉमी वापस से स्टेबल हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है एक्सपेंडिचर और गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज, और टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगी, डिफ्लेशन की सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, वापस से इकोनॉमी स्टेबल में आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब जो पब्लिक एंटरप्राइज है, पब्लिक इंडस्ट्रीज है, उसको मैनेज करना भी क्या है, बजटरी पॉलिसी का काम है, एक ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, कि गवर्नमेंट क्या करती है,
उसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर देती है, ऑपरेट करती है, मैनेज करती है पब्लिक इंडस्ट्रीज़ को। अब बात करें हम नेचुरल मोनोपोलीज की, तो मोनोपोली का मतलब सबको पता है भाई, मोनोपोली का मतलब क्या है कि पूरी इकोनॉमी में क्या है, रेलवे की क्या है, मोनोपोली, क्योंकि रेलवे के कंपटीशन में कोई नहीं है, ठीक है, तो मोनोपोली है। अब ये तो समझ में आता है मोनोपोली का मतलब क्या है कि सिंगल सेलर, ठीक है, बट नेचुरल मोनोपोली क्यों बोल रहे हैं? नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें, मान लो पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करूं, ठीक है, अब भाई देखो पब्लिक पोस्ट ऑफिस भी है और प्राइवेट पोस्ट ऑफिस भी है। अगर मैं पब्लिक पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई भी पोस्ट सेंड करती हूँ तो मेरे को कम कॉस्ट आती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट पोस्ट ऑफिस देखा जाए। तो नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्री है या फर्म है बेसिकली उसकी मोनोपोली है। नेचुरल मोनोपोली है मतलब क्या है कि जो भी उसके कंपटीशन में अदर फर्म्स होंगी ना, उसके कंपैरिजन में सबसे कम कॉस्ट जो है वो ले रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूँ रेलवे की, तो रेलवे की जो टिकट है उसका प्राइस सबसे कम है। या पोस्ट ऑफिस की बात करूँ तो तुम अगर देखो पब्लिक पोस्ट ऑफिस की फीस जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो अदर कॉम्पिटिशन में पोस्ट ऑफिस है। नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या है कि जो अदर कंपटीशन में फर्म्स हैं उनसे सबसे कम कॉस्ट जो कौन ले रहा है वो ये ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नेचुरल मोनोपोली। अब नेचुरल मोनोपोली किस किस की है? रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब गवर्नमेंट जो है इनके सबसे कम प्राइस लेती है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे कम प्राइस लेगी और अदर जो कंपटीशन में फर्म्स होंगे उनकी ज़्यादा कॉस्ट होगी एज कम्पेयर देखा जाए तो, ठीक है। तो नेचुरल मोनोपोली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेलवे, पोस्ट ऑफिस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इनकी सबसे कम कॉस्ट होती है, ठीक है। अब क्यों कम कॉस्ट होती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेन मोटिव क्या है गवर्नमेंट का? सोशल का वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना, पब्लिक का वेलफेयर करना, तो इसलिए इनकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। देन बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब इकोनॉमिक ग्रोथ तुम्हें पता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पता चलता है कि भाई इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जीडीपी इंक्रीज होगा तो हाँ भाई हम समझ जाएंगे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। अब जीडीपी इंक्रीज कब होता है? जब इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, इनकम मिल रही है, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी इंक्रीज होगा। तो इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिपेंड ऑन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बेसिकली कितनी सेविंग हो रही है। ऑब्वियसली बात है, जब लोग सेव करेंगे तभी तो उसको कहीं जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो देखती है भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करे कि वो सेविंग्स करें और इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। क्योंकि जीडीपी बेसिकली होती क्या है कि 1 ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? जीडीपी होती है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। देन आता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अब रीजनल्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं कि कोई कोई रीजन तो इतना डेवलप हो चुका है और कोई कोई रीजन जो इतना बैकवर्ड है। अब गवर्नमेंट का मोटिव क्या है कि भाई ये जो डिस्पैरिटीज है, ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको कम करा जाए। कैसे कम करेगी भाई? सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। इवन गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करती है कि ताकि प्रोड्यूसर जो है, लोग जो वो मोटिवेट हो, एनकरेज हो कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं, वहाँ पर क्या करें? प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करें। प्रोडक्शन यूनिट सेटअप होगी तो क्या होगी? वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम मिलेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड राइज होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इस जो डिस्पैरिटीज है रीजनल्स के बीच में उसको कम करने की कोशिश करती है। सो गाइज आज हमने देखा भी बजट क्या होता है। बजट एक तरीका का डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल में मेंशन होगी पॉलिसीज, प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी फिस्कल ईयर में। गवर्नमेंट बजट के बारे में देखा गया एक तरीके की एनुअल स्टेटमेंट है कि हमने नोट कर लिया कि यहाँ से रिसीट्स आएंगी, इनकम आएगी और यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर करेंगे, एस्टिमेशन लगाकर चलते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो अगर मैं बात करूँ जो हमारा अपकमिंग बजट आएगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, तो उसमें बेसिकली क्या होगा? गवर्नमेंट ने लिख रखा होगा भाई यहाँ से रिसिट्स आएंगे, यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना है, एस्टिमेटेड होगा। जब गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगी तब एक्चुअल में पता चलेगा भाई वो एस्टिमेशन के इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखे भाई हमने कि बजटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Like